हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट केम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम आप सभी के सामने आए हुए हैं CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ, और हर टॉपिक से क्वेश्चंस पार्ट बी से कितने आए थे, पार्ट सी से कितने क्वेश्चंस आए थे, और मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन, इजी लेवल का था, पूरे एनालिसिस के साथ आज इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे CSIR नेट केमिकल साइंस के सिलेबस एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं और इस बार का पेपर कैसा था, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इसका भी आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले, तो आप सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हर चीज को डिटेल्ड वाइज डबल चेक करके बताया गया है, तो आप यहाँ पर ऑथेंटिसिटी मान सकते हैं। जो प्रोविजनल आंसर की आई है वो लगभग उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारा यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। और अगर आप जून 2024 या दिसंबर 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग उसके बाद के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप देख लो कैसा क्वेश्चन पेपर इससे पहले आया था, आपके एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। टाइम स्टैम्प्स लगा देंगे, वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे, तो आप सीधा क्लिक करोगे, यहाँ तो इंट्रो आ रहा होगा, इस जगह पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद सारे टॉपिक एक साथ आ जाएंगे। जिस भी टॉपिक को क्लिक करोगे उसके सारे क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फिर पवन सर भी आएंगे, वो भी अपना बायो इनऑर्गेनिक हो गया और जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया वो भी डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे, फिर आप हो सकता है आप गेट की तैयारी भी कर रहे हो, और अगर आपका कोई भी मित्र अगर जैम की तैयारी कर रहा है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैट केम क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए, IIT जैम केमिस्ट्री के लिए और गेट केमिस्ट्री के लिए। तो आप मैट केम क्लासेस के साथ जुड़कर यहां पर इस ऑनलाइन कोर्स की हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव वीडियोस के थ्रू आपको थ्रू आउट द शेड्यूल के थ्रू आपको अच्छे से तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, PYQ बैंक, कंप्लीट रिवीजन, डाउट क्लासेस और टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीजें लगातार आपको कोर्सेस में मिलती रहती हैं। इन ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदने के बाद आपको नेट या गेट या जैम हो, आपको मतलब बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी कोर्स को पढ़ने की जरूरत होती है। इसे आप चाहो तो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो, टैब से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहता है मैट केम क्लासेस का, तो भाई देखिए यहाँ पर ये 2000 कर दो, लास्ट 5 ईयर से मैट केम क्लासेस, इवन अब तो 5+ ईयर हो गए हैं, 6 ईयर भी होने वाले हैं। तो लास्ट 6 ईयर से मैट केम क्लासेस लगातार आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती आ रही है, जिसमें से ये कुछ टॉप रिजल्ट्स हैं। बाकी इसके अलावा तो भाई हजारों रिजल्ट्स मैट केम क्लासेस दे चुकी है। JRF ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है, ऑल इंडिया रैंक 3 आ चुकी है, JRF में 6 आ चुकी है JRF में। अगर जैम की बात करी तो जैम में भी ऑल इंडिया रैंक 50, 30, 20 तक आ चुकी है। गेट में भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 50, 20, ऑल इंडिया रैंक 9 भी आई हुई है गेट केमिस्ट्री में, आई थिंक गेट केमिस्ट्री 2022 में। तो इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज से रिजल्ट लगातार आते रहते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको कौन कौन पढ़ाता है, एक तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी अभी आपको इनऑर्गेनिक के लिए पवन सर भी दिखेंगे, फिजिकल के लिए पवन सर भी दिखेंगे, तेज सर भी दिखेंगे। हम तीनों लोग ही मिलकर आपको इस ऑनलाइन कोर्स में सारे टॉपिक पढ़ाएंगे जो अभी आपको इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हाइलाइट्स लिखी हुई है, कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, PYQ बैंक, टॉपिक वाइज पेपर सोल्यूशन, बहुत सारी चीजें, लैपटॉप एक्सेस, सारी की सारी डिटेल्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक पड़ा हुआ है ऐप का, उसको डाउनलोड कर लेना, तो वहां से आपको ऐप के अंदर और भी डिटेल पता चल जाएगी। हेल्प डेस्क पे आप कॉल कर सकते हो। अगर रिसेंटली बात करी जाए अभी की, इस समय कौन सा बैच ओपन है, तो अगर आप जून 2024 और दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए नया बैच अभी ओपन किया गया है। ठीक है, वो Z2 बैच है, उसकी ओरिएंटेशन क्लास 15 जनवरी को होने वाली है। 30 जनवरी तक इसके एडमिशन ओपन रहेंगे, तो 30 जनवरी तक आप जून 2024 और दिसंबर 2024 दोनों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक हफ्ते के अंदर ही गेट केमिस्ट्री 2025 के लिए भी ऑनलाइन कोर्स आने वाला है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग वीडियोस बहुत दिनों बाद देख रहे हैं अपलोडिंग के, तो आप लोग भी क्या करो, डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लो, जो रिसेंट बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही भाई कोर्स की डिटेल्स की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोर्स के अलावा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स।
तो ऑर्गेनोमेटालिक से इस बार 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई इनऑर्गेनिक में आपका मेन ग्रुप और आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स और आपका कोऑर्डिनेशन, यही 3 अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर यहां से स्कोर हो जाते हैं। इस 30 मार्क्स में देखो सेक्शन बी में आपके 6 नंबर आए हुए थे और सेक्शन सी में आपके 24 नंबर आए हुए थे। मतलब सेक्शन सी में आपके आए हुए थे 6 क्वेश्चन, ठीक है, और सेक्शन बी में आए हुए थे आपके 3 क्वेश्चन, तो 6 3 9 क्वेश्चन आए हुए थे। 20 मार्क्स की ऑर्गेनोमेटालिक्स आई हुई थी। 18 मार्क्स जो थे उसमें 18 मार्क्स थे वो इजी थे, ठीक है। 18 मार्क्स अगर आपने एक बार भी पढ़ी होगी अगर मन लगाकर, तो 18 मार्क्स यहां से सबके आने, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए तो 4 मार्क्स मॉडरेट थे, ठीक है, 4 मार्क्स मॉडरेट थे, और 8 मार्क्स को आप टफ कह सकते हो, ठीक है, या फिर इनको भी मॉडरेट से टफ की तरफ कह सकते हो। ये उन्हीं के आए होंगे जो लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी जो लोगों ने अगर थोड़ा भी एक दो बार भी रिवीजन किया होगा उनके भी 18 से 22 नंबर आ सकते हैं। तो ये एनालिसिस कुछ ऐसी है, इस तरीके की ऑर्गेनोमेटालिक्स आई थी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सेक्शन बी का है। तो पहले सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आया हुआ था ये, इसकी क्वेश्चन आईडी ये दी हुई है, प्रोविजनल आंसर की से आप आंसर मैच करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, FeCO5 ऑन रिएक्शन विथ CH3I gives Y with the elimination of 2 molecule of CO. Consider the following statement. अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको सीधा सीधा जो लिखा हुआ है उसकी एक बार रिएक्शन लिखकर देखो। ये मत सोचो कि टफ है कि इजी है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है FeCO5 आपने लिख देना है। इसके बाद इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, C3H5I। तो आप पहले कोशिश करो कि इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो C3H5 का मतलब क्या हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर इस तरीके से आपका I बनकर आ जाएगा। तो C3H5 इस तरीके से आपका बनकर आएगा। तो ये आपका बनकर आ गया। अब देखो जनरली अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से ये क्या कहते हैं इंटरेक्ट कर सकता है आपके क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनते हुए चलना। क्वेश्चन की अप्रोच समझनी है आपको आंसर्स तो पता ही चल चुके हैं और आइडिया तो लग ही जाता है एक तरीके से, लेकिन अप्रोच हम लोग को समझनी है हर क्वेश्चन की। तो यहां पर ये एक न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल है। तो मेटल कार्बोनिल पर या तो 2-3 तरीके की रिएक्शन हो सकती है। देखो जैसे Fe होगा, Fe के साथ इस तरीके से एक CO लगा हुआ है, दूसरा CO लगा हुआ है, तीसरा CO लगा हुआ है, चौथा CO लगा हुआ है और ये 5वां CO लगा हुआ है। अगर मैं इस मेटल कार्बोनिल को मेटल कार्बोनिलेट बना दूं, किसी भी तरीके से मैं इस पर निगेटिव चार्ज ला दूं, अगर मैं इस पर निगेटिव चार्ज ला दूं, तब ये क्या कर सकता है, एक तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है और फिर ये क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। अगर इस पर मेटल कार्बोनिलेट बने तो, अगर ये न्यूट्रल है तो फिर क्या हो सकता है, इस पर अटैक होगा, इस पर अटैक होगा सॉरी ये हटाना नहीं चाहिए था, हाँ इस पर अटैक होगा इनके CO सेंटर्स पे, CO सेंटर्स पे अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो आपका CO सेंटर है इस CO पर अटैक हो सकता है, आपका ये जो आपका CO सेंटर है इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइड अटैक कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जब मैकेनिज्म पढ़ाई गई होगी। आपको नहीं पढ़ाई गई है तो मैटकेम के ऑनलाइन कोर्स को ले लो, उसमें पढ़ाई जाती है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि इस पर ये अटैक नहीं हो सकता है। अब यहां पर जो अपना रिएक्टेंट है वो भाई उसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं अटैक कर सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं अटैक करेगा। इस कार्बोनिल पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डबल बॉन्ड अटैक नहीं करेगा, ये भी अटैक नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है जो टिपिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स की, वही हो सकती हैं यहां पर। ऐसे मत सोचना कि FeCO5 डायरेक्टली अटैक कर देगा इस पर यहां पर और ये निकल जाएगा, ये मत सोचना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है टिपिकल टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ होगा। ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप आपका एक तरीके से R मान लो इसको, ठीक है, जिस तरीके से लिखा हुआ था पहले वैसे ही लिख देते हैं हम, क्योंकि अब तो हम समझ गए कि यहां पर और कुछ हो नहीं सकता। तो हमने देख लिया C3H5 और इस तरीके से आपने X लिख लिया, ठीक है, X क्या I बना हुआ है तो आपने क्या करा, I लिख लिया। अब ये चीज हम लोगों ने हटा दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, देखो Fe के क्या कहते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स 5 CO ग्रुप से।
18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या पहले क्या करेगा, पहले ये 18 से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा। तो इसका मतलब हो गया पहले ही एक CO ग्रुप को लीव कर देगा। तो पहले क्या करेगा, ये एक CO ग्रुप को लीव करेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन में करने से पहले 18 की जगह 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ज्यादा प्रेफर होते हैं। तो पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले एक CO ग्रुप को क्या कर देगा, लीव कर देगा। जब ये एक CO ग्रुप को लीव कर देगा तो किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, FeCO4 क्या हो जाएगा, FeCO4 और यहां पर क्या कहते हैं C3H5 और I, इस तरीके से दो अलग अलग आकर जुड़ जाएंगे। और ये आपका RX में जो ये पोलर ग्रुप है इसलिए एक दूसरे के ट्रांस आएंगे, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे हमें ज्यादा मतलब यहां पर है नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए, क्या करिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए। Fe ग्रुप, अब देखो इसको मैं बना देता हूं सही से ताकि इलेक्ट्रॉन काउंट आसान हो जाए। यहां पर क्या है, CO4 है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये ऐसे ये डबल बॉन्ड होगा ना, ये वाला जब ग्रुप होगा देखो इस तरीके से ऐसे करके ऐसे, यहां पर ये I लगा हुआ है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ग्रुप आकर जुड़ जाएगा मेटल के साथ, ये वाला ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो ये वाला ग्रुप मैंने वहां पर जोड़ दिया, देखो ये बना हुआ है ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको जोड़ दिया, ठीक है, चलो ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, यहां पर इस तरीके से I आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से इलेक्ट्रॉन काउंट देखते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट। यहां पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां से, 8 इलेक्ट्रॉन यहां से 16, और यहां से ये एक एनायन है ना, एक तरीके से ये एनायन इस पर अटैक करके जुड़ा हुआ है, तो एनायन का नेगेटिव चार्ज का एक ही लेते हैं, एक आयन का एक इलेक्ट्रॉन काउंट लेते हैं। तो एक यहां से और ये भी एक एनायन है तो एक यहां से, तो दो यहां से हो गई, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। क्वेश्चन में उसने तुमको पहले ही बता दिया है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO निकलेंगे, तो इसका मतलब तुम्हें एक बात और समझ में आनी चाहिए, अब यहां से एक CO मॉलिक्यूल और निकलेगा। हालांकि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन की अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहां पर जो ये eta1 है ना, ये eta1 है ना, इसकी हेप्टिसिटी अभी इस समय एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए eta1 बोल रहे हैं। तो ये फ्लक्सोनियल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, eta1 से eta3 में कन्वर्ट हो सकता है। वहां पर 2 CO ग्रुप उसने बता ही दिया है कि निकलने हैं, तो ये बात कंफर्म ही हो गई, वरना अपने मन से करनी पड़ती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रुप क्या करेगा, इधर से भी अटैक करेगा, ताकि एक तो स्लेटिंग रिंग बन जाती है, वो भी स्टेबिलिटी का कारण होती है। तो ये यहां से एक तरीके से अटैक करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको 18 से 20 हो जाएंगे, इसलिए यहां से एक CO ग्रुप क्या कर दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा। यहां से CO ग्रुप क्या कर दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा। अरे अरे अरे, चलो ये हम लोगों ने अभी उसको क्वेश्चन हट जा रहा है इस वजह से ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये ग्रुप लीव कर जाएगा, इसका मतलब है कुल मिला के कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, CO3, ठीक है, Fe, और यहां पर इस तरीके से ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख लो, और यहां पर आपका I लिख कर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कहां गया क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये देखो, वो एक्चुअली क्या होती है ना कि ये इमेज लगी हुई है और टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला जाता है। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर तो पता चली गया, यहाँ से यहाँ पर ये Fe होगा इस तरीके से, 3 CO ग्रुप होंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके eta3 वाला ग्रुप होगा, और यहाँ पर ये आपका I लगा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो Y बना है उसके बारे में प्रोडक्ट, तो Y 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। 6 8 6 14 3 17 1 18, द रिएक्शन इन एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन ही हो सकती थी, वही होगा। एलाइल मोइटी सोर्स eta1 कोऑर्डिनेशन इन Y, तो इन Y में वो नहीं करता, उससे पहले एक बार वो कर रहा था, तो ये बात गलत है, eta3 होता है। तो A और B आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड क्लस्टर टाइप फॉर B10 H10 2- एंड B6 H9-, ये आपको पता करके बताना है। तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो पेयर में काउंट करना है, ये बात ध्यान रखना। देखो B10 H10 2-, अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब हो गया, मैं इसको लिख देता हूं BH का होल 10 2-, एक BH बॉन्ड आपके जो स्केलेटल में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक BH बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये एक BH बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब है एक BH बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिल जाएंगे, इस 10 BH बॉन्ड की वजह से, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिल जाएगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो 11 वाला आंसर जो होगा वो सही होगा, ए बी में से कोई सही हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 2 माइनस सॉरी दूसरा वाला, हाँ अब ये टाइप कौन सा है, ये कौन सा टाइप ऑफ बोरेन है, तो BnHn2 माइनस क्या होता है, ये क्लोजो होता है, तो क्लोजो हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर हो गया अपने मन से सही, आगे बढ़ जाते तुम चाहते तो। ठीक है, ऐसे तेजी से क्वेश्चन पेपर में जब कराया जाता है तो इसे थोड़ा तेजी के साथ किया जाता है। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं B6H9 माइनस। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे करते हैं कि BnHn बना देते हैं और जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो उनको हटाकर उनको ऐसा H प्लस निकाल दो समझो, और जितना प्लस निकालोगे उतना माइनस लगाना पड़ेगा, तो 3 हाइड्रोजन निकालने पड़ेगे। अब 3 हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, B6H6 3 माइनस लगाना होगा, और एक माइनस पहले से था तो 4 माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 पेयर तो यहां से मिल गए और 2 पेयर ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद BnHn4 माइनस, तो जब BnHn4 माइनस होता है तो वो क्लोजो के बाद वाला नीडो आता है, तो नीडो होगा, तो 8 एंड नीडो, तो पहला क्लोजो और दूसरा नीडो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Nb इन क्लस्टर Na4 Nb6Cl18 इज। तो अब इसको चाहो तो तुम कोऑर्डिनेशन में डाल के भी कर सकते हो, इसको चाहो तो तुम कहीं का भी मान लो। ठीक है, मैंने ऑर्गेनोमेटालिक्स में रख लिया है इसको। तो ये क्या है, Na4 देखते हैं, Na4 Nb6 देखते हैं जरा ध्यान से, Nb6Cl18। ठीक है, तो Na4 हटाएंगे तो 4 प्लस आयंस अलग होंगे, तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हटाने से यहां पर इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, कई लोगों ने तो ये क्वेश्चन देखा होगा, घबरा गए होंगे कि यार ये क्या है, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है सही से, लेकिन वो पूछ ही बड़ी सिंपल सी चीज रहा है, बस चार्ज पूछ रहा है, फॉर्मल चार्ज पता करना है। आप क्या करो कि इसको x मान लो कि इस पर चार्ज जो है वो x है, तो आप मान लो 6x। अब एक क्लोरीन का कितना निगेटिव चार्ज होगा बता दो आप, -1, तो यहां से क्या आ जाएगा, -18 इक्वल टू क्या आएगा, -4 आ जाएगा। इस 18 को उधर भेजोगे +18 होगा, +18 और -4, तो इसका मतलब है 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ये 6 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 14 जो है ये क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, आप बता दीजिए, नहीं हो रहा है ना। तो जब नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x की वैल्यू है ये फिक्स नहीं होगी, इसकी 2 वैल्यूज होंगी। अब तुम सोचो कि 14 कैसे आ सकता है, आपके पास कितने एटम्स हैं, कितने मेटल्स हैं, 6 हैं। तो अगर क्या हो जाए, देखो किस तरीके से हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि जो आपके +3 वाले हों वो कितने हो जाएं, 2 हो जाएं, तो उससे कितना चार्ज मिलेगा, +6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 14 लाना है। और +2 वाले कितने हो जाएं, ये 4 हो जाएं मेटल्स, तो यहां से क्या होगा, +8 मिलेगा। 14 लाने के लिए देखो एक 8 + 6 का पेयर बन सकता है, तो इसका मतलब है कि 4 मेटल सेंटर पर +2 चार्ज है और 2 मेटल सेंटर पर +3 चार्ज है। बिल्कुल सिंपल सी एनालिटिक्स, कोई इसमें मतलब केमिस्ट्री ही नहीं है, एक तरीके से ये समझो, सिंपल सी मैथ लगानी थी बस। ठीक है, तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 2r in +3 एंड 4r in +2। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रही बात क्लियरली समझ में। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इस वाले में भले मैं मान सकता हूं कि कई लोगों को डाउट हो गया होगा कि पेंटागोनल, अच्छा सॉरी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कह रहा है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो हो ही नहीं सकता था, मैं इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल समझ रहा था। सॉरी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो मैं भी स्ट्रेन में होके हो भी सकता होगा, ये पेंटागोनल है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पेंटागोनल है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं कराता हूं हर बार की नहीं कराता हूं आपको, ऑर्गेनोमेटालिक्स में ऐसे क्वेश्चन सब कराता हूं ना, सीधा स्ट्रक्चर देखे क्वेश्चन करो। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी थी, वो क्या कि जो NO है ये ब्रिजिंग में क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सीधी सी बात है, आपको सीधा सीधा चेक कर लेना। ये कह रहा है कि 48 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 48 इलेक्ट्रॉन मेटल क्लस्टर है जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं किया गया है। तो आप भी इलेक्ट्रॉन काउंट पता करके देखो और मेटल मेटल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन मत काउंट करना। देखो जरा ध्यान से, 3 बेंजीन रिंग है तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं मेटल को। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहां से 3, इस
से 3, इससे 3, इससे 3 और इससे 3, तो इसका मतलब है 3 3 6 3 चौक 12 प्लस 12 हो गया। मेटल मेटल तुम्हें काउंट करना नहीं है इसको अभी, ठीक है, क्योंकि इसे काउंट करने को बोला ही नहीं है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 48 हो जाए, कितना जोड़ें, ये तो 30 हो गया, तो 30 में कितना जोड़ा जाए, एक मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट, तीनों मेटल सेम ही है, तो एक मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट 6 होना चाहिए, तब तीनों का मिलके 18 होगा, तो टोटल 48 आएगा। तो इसका मतलब है मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 6 होने चाहिए। कौन सा ऐसा मेटल होता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, क्रोमियम होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी करने का तरीका है, और भी करने का तरीका है, जैसे मैं करवाता हूं उस हिसाब से भी तुम चाहो तो देख सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ये आपका क्या है, मेटल है, ठीक है, और जब भी आपको सामने ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा मैं बता देता हूं। 48 इलेक्ट्रॉन मेटल क्लस्टर है ये, और मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है 48 तो ऑलरेडी है, और 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 54। तो 3 मेटल्स के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 54 हैं, तीनों सेम मेटल है, इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस आपको ये चेक करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा होता तो ये कौन सा मेटल होता। ठीक है, वैसे कि पिछला वाला तरीका आसान था, लेकिन ये भी देख सकते हो, ये मेटल में 6 इलेक्ट्रॉन यहां से मिले, ये वाला तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो सबको ही आइडिया रहा होगा कि ये वाला तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने मेटल्स को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 मेटल्स को, तो इसका मतलब है पर मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल रहा होगा, तो इस मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद ये वाला जो NO है, देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो NO है, ये NO 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने थे, 3 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे, तो देखो ऐसे मान सकते हो कि ये एक मेटल को 2 दे रहा है, एक को 1 दे रहा है, इस तरीके से इसको ऐसे मान लो कि एक को 2 दे रहा है, एक को 1 दे रहा है, क्योंकि आपको इक्वली डिवाइड करना है। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इन वालों के, 1 2 3, 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मेटल्स, इसका मतलब है इक्वली डिवाइड कर देना है, तो यहां से 2, यहां से 1, तो अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, देखो 2, एक 3, एक 4 और 6 4 10, और 10 के बाद ये 11, ये 12, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिर से बचे, फिर से क्रोमियम आ गया। ठीक है, तो ये मतलब जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा मैथ कैम में उनको आइडिया लग गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बाकी तो हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था, देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, ये इजिली कहीं पर बुक में भी ये बात कहीं पर साफ लिखी नहीं हुई है सही तरीके से, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि नेट ने एग्जैक्ट क्वेश्चन देकर हमें ये बात क्लियर बताई हुई है। ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं जरा ध्यान से, बाकी मैं तुमको आइडिया बताता हूं। ठीक है, क्या है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इससे पाथ बी में CH3I से रिएक्शन कराई जा रही है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, सब कुछ उसने ऊपर लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है आपका। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होने पर यहां पर क्या होता है, आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, आपको सीधी बात पता है कि यही वाला इरिडियम लग जाएगा इस तरीके से, क्लोरीन लग जाएगा, CO लग जाएगा, यहां पर PPS3 लग जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपका ये PPS3 यहां पर लगा हुआ है, ये लग जाएगा, ठीक है, और जो आपका CH3I होगा वो कहां पर जाएगा, ट्रांस में जाएगा, तो ट्रांस में जाने के लिए एक तरफ ये मान लो CH3 आ गया, यहां पर ये I आ गया। देखो जब ट्रांस में जाएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि इस इरिडियम का कौन सा d ऑर्बिटल अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस CH3I बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन कराने के लिए। तो जरा ध्यान से समझना, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो वो रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मेटल का, वो क्या रहेगा, DsP2, और स्क्वायर प्लेनर में d ऑर्बिटल कौन सा होता है, ये वाला DX2Y2, इट मींस DX2Y2 तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि DX2Y2 तो ऑलरेडी यूज्ड ऑर्बिटल है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। तो देखते हैं DX2Y2 किस में है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, और किस में है DX2Y2, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है, ये बात भी हम लोगों ने कट कर दी। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, DX2Y2 ऑर्बिटल कैसे है, इस तरीके से, XY प्लेन में तो आपका पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स ही है, XY के प्लेन में तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, और आपको ये बात पता है कि CH3I या फिर ऐसे पोलर ग्रुप से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब हो गया ट्रांस प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर ये DZ स्क्वायर ऑर्बिटल अटैक करे आपके CH3 पर,
ठीक है, तो यहां से जो I माइनस निकलेगा तो एक ग्रुप यहां पर आकर लग जाएगा इस साइड और दूसरा ग्रुप क्या होगा यहां पर आकर लग जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इस एक्सिस के अलोंग क्या हो सकता है, अगर न्यू लिगेंड्स को आकर जोड़ना है तो इस एक्सिस के ऑर्बिटल को ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये पाथ बी है यहां पर डीजेड स्क्वायर क्या करेगा, आकर रिएक्ट करेगा, और डीजेड स्क्वायर कौन सा बचा इसमें है, तो यहां से आपका आंसर क्लियरली आपका हो जाता है। इसके बाद ज्यादा आपको पता ही ना करना पड़ता। हालांकि जो सेकंड केस है उसमें क्या होता है, सिस प्रोडक्ट बनता है। तो सिस प्रोडक्ट बनने के लिए, क्योंकि ट्रांस के लिए ये वाला ऑर्बिटल यूज होता है और डीजेड स्क्वायर यूज होता है, और इसके बाद dx2y2 तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो बचे हुए ऑर्बिटल्स कौन से हैं, वही एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इनमें से कोई ऑर्बिटल यूज होगा सिस बॉन्ड बनाए, मतलब सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो वाले जो ऑर्बिटल होंगे ना वो ऐसे बीच में कहीं पर होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए इस तरीके से ही उसको ऐड करना पड़ेगा कि यहां से अटैक करे, ताकि इन दोनों के साथ कुछ इस तरीके से आकर सिस पोजीशन पर नया लिगेंड आकर जुड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था क्या कहते हैं 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का था ना, हाँ ये वाला भी 4 मार्क्स का था, ये भी 4 मार्क्स का था। आपका जो आंसर था वो सी आंसर था। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद ये और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि मैंने 8 मार्क्स टफ लिखे हैं ना, तो पिछला वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया ये वाला, और इसके बाद ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये इस पर था कि अगर आपने मान लो कि पूरी मेहनत पढ़ाई हुई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से नया नया डाटा यूज करके क्वेश्चन में दे देते हैं नेट में, है ना। आपको पता है नेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आपको आइडिया होगा ही नहीं कहीं से। ठीक है, पूरे मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि 30 नंबर की ऑर्गेनोमेटल एक्सरसाइज 30 कर लो, ऐसा तो वो करने के लिए देंगे नहीं आपको। तो वही यहां पर इन्होंने क्या किया, एक डाटा यूज कर लिया। क्या डाटा यूज कर लिया कि जो आपका NO2 ग्रुप होता है, जैसे M के साथ अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी जो रेंज होती है वो कहीं मुझे लग रहा है कि 1200 से लेकर 1480 इसके आसपास होती है, और जो M के साथ ONO होता है इसकी रेंज कहीं 1050 से लेकर 1480 या 1500 तक, ऐसे ही 1450 तक होती है, ये रेंज होती है। बस इस पॉइंट पर इसने क्वेश्चन पूरा का पूरा बना दिया था और कुछ नहीं था। ठीक है, देखो क्या था क्वेश्चन, कह रहा है कि CONH3XCl2। ठीक है, ये देख होगा, चलो इसको मैं क्या करता हूं यहां, अरे हाँ इसको हटा भी नहीं सकते हैं, चलो हटा देते हैं, अच्छा फिर लिख दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। क्या कह रहा है, CONH3 ठीक है का होल 5, ये X है और ये Cl2 है। ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ एक्वस NH3 फॉलोड बाई, इसकी रिएक्शन एक्वस NH3 से करा दी। ठीक है, और आई थिंक सही से लिखा नहीं हुआ यहां पर, ये बीच में इस तरीके से लिखकर आया होगा ये, हाँ ठीक है, इसकी रिएक्शन एक्वस NH3 से फॉलोड बाई NaNO2, NaNO2 से इसकी रिएक्शन कराई, और NaNO2 से कराने पर इस तरीके से यहां पर ये CONH3 का होल 5, और यहां पर ये X की जगह क्या आ गया, ये Y आ गया, और यहां पर इस तरीके से ये Cl2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्वस NH3 से रिएक्शन कराई होगी तो वो ऑलरेडी अमोनिया पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये Cl2 यहां पर बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी ये बाहर ही रहा होगा, मुझे तो लगता है कि यहां पर ये बॉक्स इस तरीके से बनकर आया होगा आपका, हाँ हाँ ऐसे ही बनकर आया होगा। देखो यहां पर ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था क्या कि इस तरीके से आपका यहां पर ये, तो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि Cl2 ग्रुप तो बाहर ही था। तो अब अगर कोई भी रिएक्शन कराओगे, यहां पर ऑलरेडी 5 लिगेंड है NH3 के, तो NH3 से रिएक्शन कराने से कुछ होगा नहीं। इसका मतलब है ये NO2 ग्रुप ने इस Cl ग्रुप को चेंज किया है, इस Cl ग्रुप को NO2 ग्रुप ने चेंज किया है। तो इसका मतलब है NO2 पर कितना चार्ज होता है, NO2 माइनस, तो यहां पर जो ये X होगा इस पर भी -1 चार्ज रहा होगा। तो X के कितने ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है X इक्वल टू Cl है, X इक्वल टू Cl है, X इक्वल टू H2O, X इक्वल टू H2O है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई X की जगह H2O ही लेंगे, सॉरी X की जगह Cl ही लेंगे, क्योंकि Cl ही एनायनिक है, तो एनायन हटके एनायन लगेगा, H2O हटके थोड़ी ना लग जाएगा। अगर लगता तो Cl2 की जगह Cl3 ऐसे कुछ होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो X है वो आपका Cl माइनस आयन है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब ये बात कंफर्म दूसरी जगह से भी हो सकती है कि ये NO2 ग्रुप जो यहां पर आकर लगा है, इसका मतलब यहां से Y क्या हो गया, YNO2 हो गया, सीधी सी बात है।
अब YNO2 है कि ONO है, ये चलो कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। ये X हमें कंफर्म हो गया यहां से। अब Y और दूसरा क्या है इसके बाद कह रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके द रिएक्शन ऑफ वन, ये जो वन है इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली करा दें विथ NaNO2, डायरेक्टली कराने से, NaNO2 से डायरेक्टली कराने से, अब देखो यहां से भी कंफर्म हो जाएगा, NaNO2 से डायरेक्टली कराने से C3H5Z Cl2 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये CO है और यहां पर ये NH3 का होल 5 है और यहां पर ये Z लग गया है आकर, ठीक है, और यहां पर Cl2। तो यहां से भी कंफर्म हो गया कि ये वाला जो X है ये एक निगेटिव चार्ज होगा इस पर सिंगल, तो Cl होगा, यहां से कंफर्म हो गया। अब इन दोनों का IR डाटा उसने दे दिया है, इसका IR डाटा दे दिया है और इसका IR डाटा दे दिया है। तो इसके IR डाटा की वैल्यू क्या क्या है, देखो जो ये कौन सा है, जो 2 है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये जो 2 बना हुआ है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है जिसमें Y बनकर आया हुआ है, ये 2 ये वाला है जिसमें Y बनकर आ रहा है। तो 2 वाले का डाटा क्या है, देखो उसकी जो IR वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1310 और 1430। इसका मतलब है NO2 ग्रुप ही है, NO2 ग्रुप का ही सिग्नल आ रहा है। और जबकि 3 जो है, जो नीचे Z आकर बना हुआ है, वहां पर ONO ग्रुप लग रहा है, क्योंकि वहां की जो IR वैल्यू से देखो ये 1065 और 1470, तो 1470 से मतलब तो नहीं है, ये 1065 जो वैल्यू है ना, यहां से कंफर्म हो रहा है कि ONO ग्रुप है। इसका मतलब हो गया कि Y इज इक्वल टू NO2 है और Z इज इक्वल टू ONO है, Y इज इक्वल टू NO2 है और Z इज इक्वल टू ONO है। और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर A आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो Cl माइनस तो लगभग सबने आइडिया लगा लिया था, बाकी जिसको अगर भाई डाटा पता था तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद रहा या जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर के ही देखो 6 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन शोइंग बोथ कॉम्प्लेक्सेस ओबेइंग 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो एकदम गिफ्ट मिलता है ना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करो। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना है, सबसे पहले वाले को चेक करते हैं। देखो पहला वाला जो A है, A के लिए 𝜂5 C5 H5, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वहां से, ठीक है। RU, तो RU कहां है, FeRuOS, Fe की उसमें ही है, तो 8 हो गए उसके, ठीक है, 8 हो गए। इसके बाद Cl के लिए 1 हो गया, एनायनिक लिगेंड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। PPS3 न्यूट्रल है तो 2 होगा और 2 है तो 4 होगा, तो टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 8 5 13, 13 5 18, 18 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5 हो गए आपके C5H5 ग्रुप के जिरकोनियम, तो ये जरूरी सेकंड नंबर पर आता है। याद है ना लाइन कैसे याद करी जाती है, सेकंड टू जो 4D सीरीज है वो ऐसे याद करते हैं, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ऐसे 10 एलिमेंट्स को आप ये लाइन लिख दीजिए, नीचे सबके सिंबल्स लिख दीजिए, अपने मन से समझ में आ जाएगा कैसे वो रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया आपका 5। अच्छा Cp2 है तो इसका मतलब है 10 हो गया, तो 10 हो गया, प्लस ये सेकंड नंबर पर है, ये जरूरी नहीं, तो इसका मतलब है D2H2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके, ठीक है, प्लस Cl2 के कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 16 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो गलत हो गया, ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है आपका इरिडियम, तो ये इरिडियम कहां से आएगा, तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें, अच्छा ये है तुम्हारा नीचे वाली सीरीज का 5D सीरीज का, तो उसको कैसे याद करते हैं, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक में, तो ठीक है। तो ये 6ठे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, 6ठे नंबर पे, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा FeRuOS ओसामा इराक में, तो ओसामा आएगा, अच्छा ओसामा आएगा, उसके बाद इराक आएगा, तो ये IR आएगा CO के नीचे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे IR के, तो 9। B वाले को देख लेते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CO ग्रुप के, प्लस PPS3 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 1 10 और 10 और 6 16, तो इसका मतलब है इसको छोड़ दो, यहां पर ये भी कैंसिल हो गया। C वाले को देख लेते हैं, RE, तो आपका FeRuOS, तो लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के
रिमेंबर में 5वें नंबर पर आया तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 7 प्लस, देखो मैं इसे याद नहीं रखता हूँ, आपको भी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ ट्रिक याद कर लो बस, उसी टाइम अप्लाई किया करो। 5 CO ग्रुप का 10 हो गया, प्लस PF3, तो PF3 न्यूट्रल है PH3 के तरीके, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 और 1 माइनस हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इसका मतलब हो गया 7 10 17 2 19 1 18, तो ये तो 18 है। Ni हो गया आपका निकोजन 10 D8S2, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 और यहां पर हो गए 6 दूनी 12, तो 10 और 12 22, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दिए, तो 22 में 2 कम करे तो 20, तो भाई मैं तो चौथा चेक ही नहीं करूंगा, चौथा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार इसने दिमाग लगाया, तो पहले तीनों क्या किए, ऐसे दिए जिसमें आंसर आया ही नहीं, तो कम से कम तुम्हें टाइम तो लगा सॉल्व करने में, है ना। ऐसे ही करते हैं कि पहले को चेक करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं, तीसरे को, चौथे तक जाना नहीं पड़ता था वैसे। आइसोलोबल स्पीसीज, तो इनके इलेक्ट्रॉन काउंट सेम होने चाहिए या सिमिलर होने चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने में, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पूरा करने में जितनी डिफिशियंसी हो वो सेम हो, सिमिलर टाइप की हो, और इनके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी क्या हो, सेम हो, ताकि ये एक क्लस्टर से किसी एक सेगमेंट की जगह दूसरे सेगमेंट को वहां पर लगाया जा सके। तो ये आइसोलोबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा क्लस्टर है तो उसके किसी एक पॉइंट से, इनमें से अगर दो चीजें अगर आइसोलोबल हैं तो एक पॉइंट से किसी एक चीज को हटाओ और उसकी जगह दूसरी लगा दो, तो कैसे लगा पाओगे, जब जिसको हटाया है और जिसको लगाया उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स जो रिएक्ट करने वाले हैं, वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना था। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट ही कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, तो 5 + 2 तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर Fe के पास 8 + 8 तो ये होगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो इनकी सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। इसके बाद इसको देखते हैं, तो यहां पर 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mn को देखेंगे तो 5, ठीक है, और Mn 5 2 7 सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन यहां, तो इसको 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 1 चाहिए, उसको भी 1 चाहिए, चलो ये ठीक है। इसके बाद Cp 5 हो गए, इसके 8 हो गए, और इसके CO के 4 हो गए, 2 CO के, तो 8 5 13 4 17, 8 5 13 4 17, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं, वैसे तुम यहीं पर सेकंड लगाकर चले आते तो सही हो जाता वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर इसको पूरे को चेक करें तो CH3- इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, CrCO6 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी 18, देखो Cr हो गया आपका 4 और 2 6, 6 और 12 18, MnCO6 तो Mn के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 12 7 19 प्लस चार्ज लग गया तो 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी आइसोलेबल हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं अभी पता करेंगे। BH4 में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, बोरॉन में 1, हाइड्रोजन के 4 और 1 निगेटिव चार्ज का। Cp में आपके पास यहां से 9 + 5 और +1, तो 9 5 14 1 15, तो ये तो गलत हो गया चौथा वाला। पहले और दूसरे और तीसरे में दूसरा आंसर क्यों होगा, वही फ्रंटियर ऑर्बिटल सेम टाइप के हैं। देखो इसका ऑक्टेट जब पूरा है, जब इसका ऑक्टेट पूरा है तो इसका जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना, जो इसके, देखो आइसोलेबल का मतलब होता है फ्रैगमेंट होना चाहिए, तो ये तो एक तरीके से फ्रैगमेंट है ही नहीं, ये तो पूरे कंप्लीट है भाई, खुद में ही कंप्लीट है, इन्हें कहीं जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, ये कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद में ही पूरे हैं, ये फ्रैगमेंट्स नहीं है। आ रही बात समझ में, तो ये फ्रैगमेंट्स नहीं है, तो ये बात हो गई। दूसरा, इनके जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स हैं, वो उनका जैसे मान लो इनके फ्रंटियर ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल इस तरीके से हैं, और उसका क्या होगा, उसका तो sp3 हाइब्रिड होगा ऑर्बिटल, तो उसकी डायरेक्शन अलग होंगी, इनके ऑक्टाहेड्रल होंगे, इनकी डायरेक्शन अलग होंगी, तो एक सिमिलर टाइप ऑफ सिमिट्री नहीं होगी फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। या फिर तो ऐसे ही समझ लो कि ये तो वही नहीं है तुम्हारा, क्या कहते हैं कि फ्रैगमेंट ही नहीं है, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। वैसे कई लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी, सेकंड वाला चेक किया होगा, सही हो गया होगा, लगा दिया होगा और सही भी हो गया तुम्हारा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको वो फैक्ट पता होगा उसका क्या कहते हैं सही हो गया होगा, काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। क्या कह रहा है, द करेक्ट
ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू मेटल मेटल डिस्टेंस इन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ Cr2Cl6 3- W2Cl6 3-। जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे पहले क्या करोगे, मेटल मेटल बॉन्ड निकालने की कोशिश करोगे। जिसमें ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड होंगे वो उसकी मेटल मेटल डिस्टेंस कम होगी, जिसमें कम होंगे उसमें ज्यादा होगी, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो क्रोमियम और डब्लू सेम सीरीज में आते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड सेम निकलेंगे। ठीक है, वही तरीका है कि Cr2Cl9 3-। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको करते हैं 2x, उसके बाद Cl के माइनस चार्ज -1 है तो -9 इक्वल टू -3, तो 2x इक्वल टू आता +6, x इक्वल टू आता +3। इसका मतलब हो गया एक क्रोमियम के पास वैसे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और 2 क्रोमियम प्लस हैं तो +3, दूसरा क्रोमियम +3, 2 क्रोमियम +3 आपस में आकर जुड़ते हैं, पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, इसके बाद एक डेल्टा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से डेल्टा स्टार बनता है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 पाई स्टार बनते हैं, और ये इस तरीके से सिग्मा स्टार बनता है। ठीक है, डाई न्यूक्लियर क्लस्टर्स को हम लोगों ने इस तरीके से देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब एक क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, +3 होने की वजह से, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन बनने थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड आता, कितना 3 आता, 3 मेटल मेटल बॉन्ड आता। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्रोमियम दूसरे क्रोमियम के साथ 3 मेटल बॉन्ड बनाएगा, तो क्रोमियम क्रोमियम, और दूसरा वाले में भी सेम ऐसे ही आता, W ट्रिपल बॉन्ड W। अब आप ये सोचते, क्या सोचा, ऐसा ही किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि ये तो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मेटल्स, जब क्योंकि बॉन्ड तो सेम है ना, अब तो साइज पर बात आ जाएगी, ये बड़े बड़े हैं तो इनके मेटल मेटल बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब पैरामैग्नेटिक दोनों डायामैग्नेटिक तुमको दिखते, तो तुम्हारे पास ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें CR की डिस्टेंस कम है, तो CR की डिस्टेंस कम है, ए पैरा दूसरा डायामैग्नेटिक। तो देखो यहां पर इसने ऑलरेडी इस चीज से क्लियर कर दिया कि दोनों डायामैग्नेटिक नहीं है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन यहीं पर आकर फंस गया होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर फैक्ट बात यह है कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके से नहीं होता जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर से। यहां पर एक्चुअली ये क्रोमियम होता है, इसमें 3 क्लोरीन क्या होते हैं, ब्रिजिंग कर रहे होते हैं। यहां पर 3 क्रोमियम में 3 क्लोरीन क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से ब्रिजिंग कर रहे होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात क्या, दूसरा वाला जो ये W है तुम्हारा, W वाला जिसमें W W W इस तरीके से, तो W W में यहां पर इसकी वजह से क्या होता है, इसमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड रह जाते हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड रह जाते हैं Cr+3 में। यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नॉर्मली इन जनरली जब इतनी बात भी पता हो तब भी ये लगेगा कि इसकी मेटल मेटल बॉन्ड जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब मेटल मेटल डिस्टेंस ज्यादा होगी, बॉन्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेटल मेटल बॉन्ड है ही नहीं। तो ये बात तुम्हारी इस तरीके से भी तुम सही समझ सकते हो। दूसरा तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, काफी दूरी दूरी में रहेगा, तो क्रोमियम क्रोमियम जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, और ये पैरामैग्नेटिक होगा और ये डायामैग्नेटिक होगा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। क्रोमियम वाला की डिस्टेंस ज्यादा है, और जो आपका ए है वो पैरामैग्नेटिक है, और बी जो है वो डायामैग्नेटिक है। तो ए पैरामैग्नेटिक है, बी डायामैग्नेटिक है, और क्रोमियम क्रोमियम की डिस्टेंस ज्यादा है। इस तरीके से ये आपका यहां पर आंसर ए आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करते तो हो जाता, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके किसके, ऑर्गेनोमेटालिक्स थे अभी तक हम लोगों ने जितने समझे। तो ठीक ठाक लेवल का पेपर था ना, बिल्कुल, मतलब जैसे बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। 30 नंबर आए थे, तो 12 14 16 इतने नंबर तो सब लोग ला पा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जो लोग वही ला पाए होंगे जिन लोगों ने थोड़ा अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई। पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा, इससे क्वेश्चन ऐसे आए थे। अब हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग के 8 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, सब आसान थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेक्शन बी में आया हुआ था। B2 के केस में, ये B2 इस B2 नहीं, B2 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। B2 यार इतना ज्यादा क्या कहते हैं फेवरेट है जैम नेट गेट में, कि वो घूम घूम के इधर उधर सबसे पूछते ही रहते हैं। आपको पता है कि भाई N2 तक लेकर, ठीक है, N2 और O2 के बीच की बॉर्डर है,
N2 से पहले वाले जो आपके होमोन्यूक्लियर डाई क्लस्टर्स होते हैं उनमें पहले ऐसे बनाना होता है 1s स्टार, ठीक है। इसके बाद 2s स्टार, ठीक है। ये सिग्मा लगा लो, सिग्मा 1s, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसके बाद का खेल होता है, यहां पर पाई बॉन्ड्स नीचे होते हैं, पाई 2p, ठीक है। इसके बाद यहां पर सिग्मा 2p और इस तरीके से यहां पर इस तरीके से पाई स्टार और यहां पर इस तरीके से सिग्मा स्टार। बस ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड ऊपर चले जाते हैं इस साइड में, इतना ही अंतर था। अब बोरॉन है तो आपका हा ही ली बे ब, देखो मुझे 5 है लेकिन वो भी मैं ऐसे एक आदत है करने की, तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों आएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। B2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके? 2 आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों का स्ट्रक्चर, बिल्कुल हम लोगों ने ये सब 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में ये सब कुछ कराया है कि नहीं कराया हुआ है? सब कुछ जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में कराया गया वहां से, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट थी वहां से, और जो अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जो इजी वाला है तो वो तो यूट्यूब पर है, लेकिन जो मॉडरेट और टफ वाला है वो सब अपना कोर्सेज से ही आया हुआ है सीधा। ऑर्गेनिक तो पूरी कोर्स से आई हुई है, पूरी इनऑर्गेनिक फिजिकल भी आपकी पूरी कोर्स से आई है। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत टफ हैं, जो कि डायरेक्टली बुक से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर FClO है, FClO। तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढना है। तो सेंट्रल एटम होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन ले लो। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लिख लो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7, 7 लगा लिया आपने। तो 7 में क्या हो गया? अब आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, उसे 2 चाहिए होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, वो एक ऐसे बॉन्ड बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये। स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 आया, तो 4 आया इसका मतलब है sp3 हाइब्रिड होगा। sp3 हाइब्रिड होगा इस तरीके से, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, और उसके बाद इस तरीके से F और इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्लोरीन है। तो ये क्या हो गया? आपका बेंट स्ट्रक्चर हो गया। उसने क्या पूछा है? ज्योमेट्री पूछी हुई है आई थिंक। तो ज्योमेट्री पूछी हुई है, तो देखो ज्योमेट्री में वो टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है ना, शेप नहीं पूछ रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो लोन पेयर्स काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। बेंट ऑप्शन है ही नहीं, तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? F5Cli, क्या है? F5Cli, उसको देख लेते हैं। F5IO, तो I हो गया सेंट्रल एटम, 5 फ्लोरीन लग गए आकर उसके साथ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये आपका फ्लोरीन, और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग गया। टोटल उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? उसके बिजी हो गए। अब कोई भी अनपेयर्ड या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसके स्टेरिक नंबर काउंट कर लेते हैं, 5 का 5, इसका 6, तो 6 स्टेरिक नंबर में क्या बनेगा? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। डिस्टॉर्टेड होगा थोड़ा सा, लेकिन होगा तो ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के साथ सेकंड ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल, बी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी से यहां पर 2 क्वेश्चन आए थे, ये दोनों, ठीक है, सिंपल सिंपल बॉन्डिंग में। इसके बाद सेक्शन सी का कौन सा क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या है? वो भी सिंपल VSEPR थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट से 6 नंबर आए हुए हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर बार लाखों बार आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। SeF4, तो SE क्या हो गया आपका? देखो जरा ध्यान से, SeF4, तो SE कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन का, उससे टीपो, इस तरीके से ध्यान रखना होता है, उससे टीपो। तो इसके पास, इसका मतलब SE के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, जितने यहां पर हैं। तो बस आपको SE बनाना था, 6 इलेक्ट्रॉन लिखने थे, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते, फ्लोरीन के साथ क्या करते? बॉन्ड बना लेते, और एक क्या हो जाता? आपका लोन पेयर बन जाता। यहां पर क्या? शेप्स एंड ज्योमेट्री, तो यहां पर शेप भी पूछा है और ज्योमेट्री भी पूछी हुई है, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों पूछी हुई है। तो जरा ध्यान से देखो, इसका स्टेरिक काउंट करो, हो गया sp3d, ये क्या होगा? TBP ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? TBP होगी, लेकिन इस पर बेंट रूल लगेगा। और लोन पेयर कहां पर जाएगा? तो यहां पर देखो इस तरीके से SE बनाएंगे आप,
ठीक है, इसके 3 बॉन्ड ये छोटे छोटे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो यहां पर एक्सियल बॉन्ड पर जाना प्रेफर करता है, और जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स होते हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सियल पोजीशन प्रेफर करते हैं। तो लोन पेयर यहां पर आएगा और फिर बचे हुए 2 फ्लोरीन को मजबूरन यहां पर आना पड़ेगा। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, इस तरीके से देखेंगे जरा ध्यान से इसको, ये इस तरीके से, ये क्या करेगा, इनको बेंट कर देगा इस तरीके से, तो ये सी सॉ शेप बन जाएगा, इसको बोलते हैं सी सॉ शेप। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड सी सॉ पहले के लिए, अच्छा पहले शेप लिखना है फिर ज्योमेट्री, तो सी सॉ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देख रहे हो, पूरा काम करवाता है, ऐसे नहीं कि भी आसानी से काम हो जाएगा तुम्हारा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं, BF4 माइनस, तो ये आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो आप 7 लिख लो, ठीक है, 4 3 7। अब जो निगेटिव चार्ज है वो देखना होता है वो कहां पर जा सकता है। देखो वो निगेटिव चार्ज या तो मेटल पर, जो या तो सेंट्रल एटम पर आता है या तो फिर जो साइड एटम होते हैं उन पर आता है। साइड एटम पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन पर अगर तुम निगेटिव चार्ज दे दोगे तो वो तो खुद ही ऑक्टेट पूरा, फिर तो वो जुड़ेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तुम्हारे उसके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बाहर चला जाएगा। इसका मतलब कि वो निगेटिव चार्ज जो है वो यहां पर ही आएगा, आपके सेंट्रल एटम पर ही आया है, वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर आया है। अब कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक ये मान लो, एक ये और एक ये, 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 क्या हो जाएंगे, 2 आपके लोन पेयर्स बन जाएंगे। इसका स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो लोन पेयर का 1 काउंट करना है और सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, तो 6 हो गया। 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे, एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहेंगे। तो ये फ्लोरीन 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 एक प्लेन में, और आपके लोन पेयर क्या होंगे एक दूसरे के साथ 180 डिग्री में। तो लोन पेयर तो दिखते नहीं है जब शेप देखा जाता है, तो शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर, और देखो तो यहां पर क्या आएगा, जो आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा आपका शेप, और ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री, और आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल सा था, कर लिया आपने, आपको गया अरे इतनी आसान, कोई बात नहीं। अब कोऑर्डिनेशन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, वो सब भी इजी ही थे, ठीक है। देखते हैं जरा, सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो देख लेते हैं, पहले सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ रहा है कि एटॉमिक ट्रांजिशन अलाउड, तो एटॉमिक ट्रांजिशन अलाउड पता करने के लिए क्या होता है, आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, डेल्टा एस की वैल्यू 0, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, डेल्टा एल की वैल्यू ±1। तो यहां पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम किस किस में है, देखो 1 से 5 गया, 3 से 1 नहीं होगा ट्रांजिशन, 1 से 1, 3 से 3, अब यहां हो सकता है। अब देखो इसके लिए L की वैल्यू 0, D के लिए L की वैल्यू 2, तो 0 से 2 अलाउड नहीं है। और यहां पर इसके लिए L की वैल्यू देखो 0 1 2 3, तो S P D F, तो एस डी हो गया ना 0 से 2, तो ये तो अलाउड नहीं होगा क्योंकि ±1 होना चाहिए था। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर इसके लिए डी की वैल्यू 2 और पी के लिए वैल्यू 1, तो यहां -1 है तो -1 अलाउड होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा रूल, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन क्या है, ये जितना आसान क्वेश्चन बन सकता था आपका किसका, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का, कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म में आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब वहां पर क्वेश्चन का अगर ध्यान से देखेंगे आप, देखो यहां पर +2 +3, CO +2 में है, +3 में है, CO +2 में है, +3 में है, यहां पर Fe +2 में है, यहां +3 में है, यहां भी चेक करोगे तो +2 में है, यहां +3 में है। यहां पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन शोइंग करेक्ट ऑप्शन, तो मतलब सेकंड ऑर्डर रेखा, तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है, तो जब हाई स्पिन से लो स्पिन अगर चेंज हो जाए, आपका जो ट्रांजिशन है वो हाई स्पिन से लो स्पिन की तरफ हो रहा हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, टफ हो जाता है।
सेम स्पिन में अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसान होता है, सेम स्पिन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर हाई स्पिन से लो स्पिन होना होगा तो स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, तो वहां पर आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो कम होगी जहां पर हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि CO जो +2 में होता है अगर इसके साथ N कनेक्टेड है, ठीक है, तो CO +2 में क्या होता है, हाई स्पिन होता है, और CO +3 में अगर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो वो लो स्पिन बन जाता है। तो ऐसा इन दोनों में हो रहा है, इन दोनों में हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, इनका रेट सबसे कम होगा। तो सबसे कम दो ऑप्शन में कौन है, ये दोनों है, ये दोनों है। अब इन दोनों में भी आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखो एक में क्या है, ये ईएन ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है चिलेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और चिलेटिंग ग्रुप इनहांसेस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। मतलब इन दोनों में ज्यादा रेट किसका होगा, डी वाले का होगा। इसका मतलब 10⁻⁴ -6 में ज्यादा कौन है, 10⁻⁴ है ना, 10⁻�6 वाले तो नहीं है यहां पर कोई। तो यहां पर इसका मतलब ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। अब इन दोनों में चेक करना है हाई स्पिन में, तो आपको पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो पाई एक्सेप्टर ग्रुप इनहांस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को। तो इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, पहले वाले का। तो ज्यादा कौन है, 10⁵ तो ये यहां से सीधा A1 B2 C3 D4 सीधा ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन जो हो सकता था वो आपसे इसने पूछा। और देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ लिया, देखने में कितना खतरनाक है कितना आसान, 2 नंबर का है। इसीलिए क्या कह रहा है आपके पास, Ti+3 Mn+2 CO+3 Fe+2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डेल्टा O की वैल्यू पूछ रहा है, स्प्लिटिंग की वैल्यू पूछ रहा है। तुम्हें इतना तो पता ही है कि भाई +3 की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू +2, ठीक है। तो +2 वाले की वैल्यू सबसे कम होगी, तो +2 वाले की वैल्यू सबसे कम कौन सी है, 94। तो D जो होगा, अच्छा ये जो S होगा वो 94 आएगा। सॉरी कैसे है, D को हम लोगों को इसका मतलब है R से जोड़ना है, D को हम लोग को R से जोड़ना है। तो D R में एक ही ऑप्शन है ये, और सही हो गया ये, ठीक है। आगे करने की जरूरत थी नहीं वैसे। +3 में आपस में कंपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, जिसमें चिलेशन हो रहा है वहां पर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो C है इसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन सी है, 2400 है। तो इसका मतलब CS में जाएगा, तो देखो यहां पर CS में भी जा रहा है, तो ये हो गया। अब AQ में जाएगा, अब इन दोनों में Mn और Ti में दोनों +3 में है, Ti+3 और Mn+3। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग डेल्टा O की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है Mn+3 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ti। तो इसका मतलब हो गया ये भी फिक्स हो गया अपने पास, ये भी फिक्स हो गया अपने पास। इन दोनों में से ज्यादा किसको देना है हमें, Mn वाले को, तो Mn के पास जाएगा ये जाएगा इसके पास। तो A जो है वो किस में जाएगा, 2100 और 17 में से Mn के लिए स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने किसी को ज्यादा कम तो नहीं दे दिया, सबसे कम 9400 है। A किस में जा रहा है, Q में जा रहा है। A की वैल्यू Ti+3 में, यहाँ पे इस तरीके से A जा रहा है Q में। अच्छा कम होगी ना, हाँ ठीक है, इसकी कम है ना, A की कम होगी ना, Ti वाले की कम होगी, तो A Q में जाएगा। और B किस में जाएगा, P में जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इन दोनों में Mn की ज्यादा होगी। तो बस ठीक है, A आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा कोई साइंस नहीं लगनी थी। सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन आया हुआ था आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो आपको पता ही है। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, K1 की वैल्यू K2 से बड़ी होती है, K2 से कम हो जाती है K3 की, देन K4 की। इस तरीके से हर स्टेप में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है। ये बातें तो हमें बिल्कुल बेसिक सबको ही पता है ना, कि अगर आप कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक लिगेंड निकालो और उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट उस रिएक्शन के लिए K1 रखो, दूसरे के लिए निकालो, तीसरे के लिए निकालो, चौथे के लिए निकालो, ऐसे ऐसे करके जब एक एक निकालते जाओगे तो हर बार जो उस स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर वहां पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ना मिल रहा हो, कि मान लो एकदम से
कहीं पर हाई स्पिन लो स्पिन ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो, कुछ स्पेशल डी ब्लॉक स्प्लिटिंग हो रही हो, आपका कुछ भी ऐसा जेटीडी हो रहा हो, कुछ भी ऐसा स्पेशल स्टेबलाइजेशन अगर इफेक्ट कहीं पर बीच में आ रहा है तब तो कुछ चेंज होता है, वरना ऐसे ही रहता है ना। तो यहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन था कि आपका ये कॉम्प्लेक्स है Al2OH2 का होल ट्वाइस, मतलब एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ H2O लगा हुआ है, ठीक है, और ये कितना लगा हुआ है 6 - x, ठीक है, और यहां पर Fx ये ऐसे दिया हुआ था और यहां पर चार्ज जो है वो 3 - x और साथ में उतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर n की वैल्यू 1 ले तो n की वैल्यू 1 लेने पर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Al H2O का होल 5 और F, और क्या होगा नेक्स्ट, चार्ज कितना आएगा 2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, एक फ्लोरीन धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और एक एक H2O लिगेंड क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का ही एक इफेक्ट पड़ेगा कि भाई एल्यूमिनियम के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यहां पर 5 ऑक्सीजन AlOH बॉन्ड 5 है और AlF बॉन्ड 1 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट वाले में जब सेकंड वाला लेंगे, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, AlOH बॉन्ड कितने होंगे, यहां पर 4 हो जाएंगे, AlF कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई ऐसा खास स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो सिंपल जो वैल्यू का सिंपल जो ट्रेंड होता है यही ट्रेंड यहां पर रहेगा, किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन बीच में नहीं आएगा कि बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो k की वैल्यू लगातार घटती जाएगी और इससे रिलेटेड ये ग्राफ है। तो log k दिया हुआ है, log k मतलब भाई k की वैल्यू बढ़ेगी तो log k की वैल्यू भी बढ़ेगी, k की वैल्यू घटेगी तो log k की वैल्यू भी घटेगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी k की वैल्यू क्या होती आएगी, लीनियरली इस तरीके से सिमिलरली एक तरीके से घटती चली जाएगी। बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बढ़ने के बाद रुक नहीं जाएगी, ठीक है, 3 के बाद रुक नहीं जाएगी, ये घटती चली जाएगी लगातार, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की कोऑर्डिनेशन की जो हमसे मिस हो गया था। इसके बाद चलिए, तो ये रहे आपके क्या कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन, कि कोऑर्डिनेशन में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे किस किस टॉपिक से, वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद बात करते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस। मेन ग्रुप और पीरियोडिसिटी मैंने साथ में मिला दिए क्योंकि दोनों के क्वेश्चन कम थे तो मिलकर थोड़ा ठीक ठाक नंबर दिख रहे हैं। तो मेन ग्रुप और पीरियोडिसिटी को अगर आपस में मिला दिया है तो 12 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 4 इजी, 4 मतलब 4 नंबर इजी आए थे, 4 मॉडरेट थे, 4 टफ थे, ठीक है। पार्ट बी का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म इन द पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड दिस। तो इसलिए ये थोड़ा सा आधा इजी था आधा टफ था। वैसे जिन लोगों ने कोशिश करी होगी वो लोग कर ले गए होंगे, सिर्फ इसमें अपना दिमाग लगाना था। क्या लगाना था, P4NMe का होल 6। तो देखो जरा ध्यान से, ये P4O6 जैसा नहीं लग रहा है। ऑक्सीजन क्या होता है, बाईवेलेंट होता है, NMe भी क्या है, बाईवेलेंट है। एकदम सेम स्ट्रक्चर बनेगा जैसा P4O6 का बनता है। कैसे बनाते थे, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहां पर P रख लेंगे, यहां ऑक्सीजन, यहां P, यहां ऑक्सीजन, यहां P, यहां ऑक्सीजन। ये हो गया P4O6 का स्ट्रक्चर। अच्छा P4, तो P4 के लिए O6, अच्छा सॉरी, तो यहां पर 1 मिनट यहां रख देते हैं मैं इसको। यहां पर इस तरीके से ऐसे ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से फास्फोरस, यहां पर फास्फोरस, यहां पर ऑक्सीजन, यहां फास्फोरस। हाँ, तो P4O6 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर आपका PNMe का भी बनेगा, क्योंकि NMe यहां पर आप चाहो तो NMe भी लिख सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन अगर एक एमी के साथ ग्रुप लगा हुआ है तो उसके पास अभी 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना सकता है, ये भी 2 बॉन्ड बना सकता है, सेम स्ट्रक्चर होगा। इसमें नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स आपको काउंट कर लेनी है। तो नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग जरा काउंट करते हैं, देखो जरा ध्यान से। एक तो ये हो गई, ठीक है, एक तो ये हो गई, मैंने एक कलर में कर दी। दूसरी देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये तो दूसरी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद और देखो क्या कहते हैं, ये वाली देखो ध्यान से, देखो ये, ठीक है, 3 हो गई। तो हम लोगों ने तीन चेक कर ली। इसके बाद और देखो, ब्लैक कलर नहीं यूज किया है ना, एक तो यही दिख रही है। तो यहां पर कितनी हो गई, 4 6 मेंबर्ड रिंग्स यहां प्रेजेंट है। टोटल उसने पूछी हुई है, तो 4 से तो ज्यादा ही होगा, डी तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, P2N2Me2 का होल 3। तो देखो P2O3 टाइप से
लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी अलग है। देखो दो फॉस्फोरस हैं, P2 हैं, दो ही फॉस्फोरस हैं, इसका मतलब है एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्ट होगा। और कितने उनके बीच में NMe3 लगाने, N2Me2। तो N2Me2 कैसे हो सकता है? ये एक N दूसरे N के साथ ऐसे लगा होगा, दोनों के साथ एक एक कमी लगा होगा, यही तरीका हो सकता है। और ये दोनों इस तरीके से आकर जुड़ जाएंगे, यही तरीका हो सकता है। इसके अलावा मैं इनको आपस में कैसे जोड़ूं? और 3 है, इसका मतलब है तीनों इस तरीके से आकर जुड़ जाएंगे। यहां पर ये NMe, यहां पर इस तरीके से ये NMe, और यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये NMe, यहां पर ये NMe, और यहां पर ये, बस इस तरीके से ही हो सकता था। यहां पर कितनी सेक्स मेंबर्ड रिंग है देख लेते हैं, एक, ठीक है, उसके बाद दो, ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है दूसरा कलर, ये तीन। तो यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग ये हो सकती हैं। अब चौथी काउंट करने की जरूरत भी नहीं, देखो मैक्सिमम 7 नंबर ही मिला हुआ है, इसका मतलब है सही हो तुम। 3 यहां हो जाएंगी, 4 वहां हो जाएंगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, द डिफरेंस इन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ LiNa, BeMg, BAl, NP। तो देखो अलग तरीके से थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा इनके बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दी है, x1, x2, x3 एंड x4, और करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो Li और Na, तो हा ही ली, Li क्या हो जाता है 1s2 2s1, Na क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये वाला, तो इनको तो निकालना आसान होगा, तो सबसे इजी होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि इसको निकालने के बाद ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ये भी 1s2 अपनी 2 वैलेंसी को पूरा कर ले रहा है। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, तो इसकी जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आइडिया लगाते तो लगा ले जाते कि ये जो है ये एक ऑक्टेट को पूरा करना पड़ रहा है यहां से, तो यहां से जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये बहुत ज्यादा होगी, और यहां पर भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी काफी, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो सकता है, काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये 1s2 है, सीधा 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहां पर तो फिर भी सेकंड सेल से निकालना है, तो इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो सकता है। सेकंड वाले केस में जरा देखते हैं, Be, तो Be में क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है, और Mg में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन s1 से निकलेगा, और जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वो तो काफी कम होगी, और वो काफी कम होगी तो इनके बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से तीसरे में भी जब निकालोगे, चौथे में भी निकालोगे, सब में जो डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहां पर डिफरेंस काफी ज्यादा हो सकता है। तो पहले वाले का x1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं निकालना है, जनरल कॉन्सेप्ट यही लगाना था कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इसका मतलब क्या हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा x1 की, उसके बाद x4 की, सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे राइट में वही है, देन x3 देन x2। ए आंसर हो जाएगा, जिसमें जिसने सिंपल थॉट के साथ क्वेश्चन किया होगा वो कर ले जाएगा, जो इसमें ज्यादा दिमाग लगाएगा वो फंस जाएगा। आप चाहो तो इसका डाटा भी चेक कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा, जो भी नॉर्मल बुक्स हैं उसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन सबकी मिल जाएगी, डिफरेंस निकाल कर देखना, यही आंसर सही है। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंपल, मतलब आपको पता होना चाहिए था, जिन लोगों को ये क्वेश्चन का आइडिया पहले से था वो तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं था, क्योंकि मेन ग्रुप का पता है जो रिएक्शन होती है वो तो भाई जिसको याद है उसका काम चल जाता है, जिसको नहीं याद रहती है तो उसका काम गड़बड़ हो जाता है।
तो यहां पर बेसिकली क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ एक्स, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्स। तो कोई एक्स है आपका, एक्वस सोल्यूशन है एक्स का, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराई जा रही है, फॉर्म्स अ व्हाइट जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट। तो देखो व्हाइट जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट जो होता है वो आपका बनता है ZnOH का होल ट्वाइस का, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, इसमें ऑप्शन भी इस तरीके से दिए हुए हैं कि थोड़ा इशू हो जाता है। अब देखो यही बात जिसको यहां पर ध्यान होगी, जिसने जिंक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसकी रिएक्शन पढ़ी होगी, वहां से ये समझ गया होगा कि ZnOH का होल ट्वाइस, और वो किससे बनता है ये भी आइडिया लग जाता है। लेकिन अभी चलते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी रिएक्शन कराने से व्हाइट जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको अगर हम लोग डिसॉल्व करें एक्सेस ऑफ NaOH में तो क्या करता है, Y देता है। इसका मतलब है इसकी रिएक्शन कराने से कुछ भी कोई इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, इंटरमीडिएट बना है, और इसको अगर हम एक्सेस ऑफ NaOH में डाल दें तो यहां से क्या बन रहा है आपका, Y बन रहा है, ठीक है। और फिर बबलिंग H2S into Y रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हाइट। इसकी रिएक्शन अगर H2S से करा दी जाए तो H2S से करा देने पर इसकी रिएक्शन जो हो जाती है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट Z बन जाता है, ठीक है। और Z की रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, किससे, डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 कराने से X बन जाता है, XYZ आपको बताना है। अब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपको हर जगह सेम टाइम मतलब पॉसिबल हो जाएंगी, सारी रिएक्शन आपको यहां पर पॉसिबल मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई भी रिएक्शन लगेगा कि ये हो सकती है, नहीं हो सकती है। मेन केस क्या है, जो ये कलर बता रहे हैं बार बार, देखो जो आपका ये ZnS है ना, इसका जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट होता है, ठीक है, ये व्हाइट होता है। COS का ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक होता है। यहां पर भी इसका भी ब्लैक होता है, ठीक है, और MnS का पिंक होता है। तो ये बातें जिसको नहीं याद होंगी, नहीं समझ में आई होंगी भाई, वो कैसे ही कर पाएगा, आप ही बता दो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लैक, भाई सही से लिख देते हैं, ब्लैक। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो जब हम लोग Zn, क्योंकि अब तो इस हिसाब से जिंक होना चाहिए पूरा का पूरा, तो जब हम लोग जिंक SO4 की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, किसकी रिएक्शन, ZnSO4 की रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से कराएं, NaOH से कराएं, तो यहां से पहले हमें प्रोडक्ट बनता है, मिलता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप और एक्सेस ऑफ NaOH से करा दोगे तो ZnOH का होल ट्वाइस बनता है, और इसकी रिएक्शन अगर आप बबलिंग H2S से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ZnS बन जाता है, और इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 से करा दोगे तो ये फिर से ZnSO4 बन जाता है। तो ये मेन ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिन लोगों ने मान लो ध्यान से रिएक्शंस बहुत पढ़ी होंगी तो वो लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका बी आंसर था, ठीक है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रेसिपिटेट आपका ये बनता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनता है। इन्होंने क्या किया है कि इसको ही प्रेसिपिटेट बोल दिया है, लेकिन ऑप्शन इस हिसाब से नहीं दिए कि कंफ्यूजन हो। आपका जो ये बोल रहे हैं ना NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर व्हाइट जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट बनता है, तो वैसे तो यही होता है व्हाइट जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको फिर से NaOH में डिसॉल्व करने पर Y देता है, तो वो इसको इंटरमीडिएट बनना चाहिए, इसको बोलना चाहिए जब एक्सेस NaOH में डालेंगे तब ये बनेगा। तो Y आपका वैसे देखा जाए तो Y आपका जो बन रहा है वो Y ZnOH का होल ट्वाइस है, जो जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट बन रहा है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। जिन लोगों ने भाई किया होगा अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए इस चीज को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस मेन ग्रुप के ऐसे आते हैं जो कि रिएक्शन से आते हैं। अभी देखो और एक और आएगा आपका, एक्जी की रिएक्शंस भी आएगी, तो जेनॉन की रिएक्शन, जिंक केमिस्ट्री की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस आती रहती हैं। वैसे जेनॉन वाली जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे तो आ ही जाता है हर बार क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये भी एक रिएक्शन थी, अगर जिसने किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट क्या है, कह रहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF6 गिव्स P वेयर द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ FgF6 गिव्स Q एंड R। तो XgF6 की रिएक्शन आपने पढ़ी होनी चाहिए थी अगर आपने मेन ग्रुप में रिएक्शंस के लिए अगर आपने तैयारी करी थी। तो देखो ये मैंने रिएक्शंस लिख दी हैं। अगर XgF2 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो Xg बनता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन में बॉन्डिंग में ही मैंने वैसे इस चीज को पढ़ाकर आपको समझाया हुआ है कि जो जेनॉन होता है,
अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के पास है तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ भगता है। अगर वो +4 की तरफ है तो फिर वो क्या करता है, +6 की तरफ भगता है। ठीक है, तो यही बात से आप समझ सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी XeF6 में है तो उसके बाद XeF6 की रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे तो वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में XeO6 बनाता है, सॉरी XeO3 बनाता है। तो XeF6 की रिएक्शन XeO3 से होती है, XeO2 का कराओगे तो Xe बनेगा, और XeF4 का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो XeO3 भी बनता है, Xe भी बनता है। लेकिन यहां पर हमारे ये तीसरे स्टेप वाली जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब अगर आप XeF6 की रिएक्शन NaOH से करा दो, या कुल मिलाकर OH- से करा दो, MOH से करा दो, ठीक है, MOH से करा दो, तो पहले स्टेप में तो क्या होता है कि यहां पर Xe, ठीक है, और यहां पर एक OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो M, ठीक है, और यहां पर H, XeO3 O3 बनेगा। देखो XeO3 तो बनेगा ही OH- की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन एक OH ग्रुप और आकर जुड़ेगा आकर तो XeO4, ऐसे इस पर माइनस चार्ज आएगा तो वो M लग गया आकर। तो ये बन सकता था, लेकिन ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका और हाइड्रोलिसिस कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो और कराने पर क्या, मतलब कंप्लीट और ज्यादा रिएक्शन कराओगे तो फिर इसकी रिएक्शन XeO4H, ये जो माइनस है इसकी रिएक्शन अगर आपने OH- से और करा दी तो फिर ये क्या करता है, ये XeO6 एक तो ये बना लेता है आयन, और प्लस साथ में Xe निकाल देता है। तो यहां से ये जो, क्योंकि यहां पर देखो Q एंड R लिखा है, तो Q एंड R से हमें ये आइडिया लगा कि ये बनेगा और ये बनेगा। अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट बोलता तब आपका ये बनता, तो अगर आपकी उसने NaOH से रिएक्शन या हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद अगर सिर्फ एक बोला होता तब ये वाला प्रोडक्ट बन सकता था। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि दो प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका मतलब है दो प्रोडक्ट में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, तो ये इसकी रिएक्शन कराने पर ये दोनों चीजें बनती हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा, XeO3। तो ये सिंपल टू द पॉइंट वाली रिएक्शंस हैं जो कि आती हैं आपकी मेन ग्रुप में पीरियोडिसिटी से रिलेटेड। तो अगर इसको नहीं भी किया है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2023 के एग्जाम में एफ ब्लॉक केमिस्ट्री से 12 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, और यहां पर 4 बहुत इजी थे, 4 मॉडरेट थे, और 4 को टफ कहा जा सकता है। देखते हैं पार्ट बी में या सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था वो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। मैथ्स कुल मिलाकर लगानी थी, ठीक है। अगर कैलकुलेटर मिला था तब तो ये क्वेश्चन आसान था, अगर कैलकुलेटर नहीं मिला था तब ये काफी लेंथी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता था, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो F13 है आपका, ठीक है। F13 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो YB+3 लिख देता तो ये और भी टफ हो जाता, ठीक है। F13 है, इसका मतलब क्या करना है आपको, इसका वही पूरा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का प्रोसेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 13 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, फिल कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे। अब इसमें जो इनके ऑर्बिटल्स की जो वैल्यूज देते हैं वो ध्यान रखना। यहां से आप चाहो तो वैसे आप चाहो तो माइनस से शुरू किया करो, वो ज्यादा सही रहता है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरीके से ही हमेशा लिखा करो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू जी √J+1, और जहां पर G की वैल्यू होती है 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन J+1 2J+1 2J+1 ही होता है ना, देख लेता हूं एक बार, कंफर्म कर देता हूं, 2J+1, यस 2J+1 होता है, ठीक है। अब इसको तुम्हें कुल मिलाकर पूरा सॉल्व करना था। देखो यहां से आप L की वैल्यू निकालोगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है L की वैल्यू। देखो यहां पर ये -3 -2 प्लस ये क्या कहते हैं, यहां से अगर हम लोग निकालना शुरू करें, देखो जरा ध्यान से, तो यहां से आएगी L और S की वैल्यू, ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S की वैल्यू
ये प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, 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 वो अकेला प्लस हाफ बचा, तो इसके मतलब है एस की जो वैल्यू आई वो आ गई 1/2। अब जो आपको एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की वैल्यू L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L3 तक यूज करते हैं। तो जरा देख लेते हैं, देखो -3 इंटू टू, -2 इंटू टू, तो देखो ये -2 के दो इलेक्ट्रॉन, -2 के दो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो, इसकी तो वैल्यू जीरो ही है इस वाले ऑर्बिटल की। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन के -3 मतलब -6 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का +3 हो गया। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि -3 आएगा, तो कुल मिला के 3 लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है एल की वैल्यूज में, तो एल की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, अपने को तो निकालने से कोई मतलब है नहीं, एल और एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब जे की वैल्यू निकालनी है, तो जे की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में ही टर्म क्या कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही है। ठीक है, तो F13 है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसके लिए J की वैल्यू L प्लस एस से आएगी। तो L प्लस एस करोगे तो 3 + 1/2 करोगे, तो यहां से 7/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7/2 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में रखोगे, पहले G की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से 3/2 प्लस S की वैल्यू कितनी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस, देखो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस एल की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 4 हो जाएगा, और अपॉन में यहां पर 2J, तो 2 इंटू 7/2 अपॉन J प्लस 1 की वैल्यू 9/2 हो जाएगी। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो G की वैल्यू यहां से जो निकलेगी, मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा था ऑलरेडी, G की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 48/42 ऐसे। ठीक है, 48/42। फिर इसको जब तुम फॉर्मूले में रखोगे तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी कितनी, जी की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 48/42 इंटू, ठीक है, यहां पे जे प्लस 1, तो जे प्लस 1, तो यहां अंडर आएगा 7/2, सॉरी हाँ 7/2 ही है, तो 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2, तो 9/4 बाहर निकलेगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 48/42 इंटू 3/2 इंटू √7। अब √7 इसीलिए कैलकुलेटर दिया होगा, तो फिर तो आसान था इसको करना, अगर नहीं दिया था तो फिर समस्या थी। और यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 4.54, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 4.54, आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड था कि नहीं था, आप कमेंट करके बता देना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ EU3+ इज 0। 4F6 का कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 0 है कह रहा है। ठीक है, बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इज 3.4 to 3.6 बोहर मैग्नेटॉन एट 298 केल्विन, द डेविएशन इज ड्यू टू। तो ये डेविएशन इसलिए है कि जब हम लोग इसके कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब है 0 आ रही है, इसका मतलब है कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सबके सब पेयर्ड होंगे, इसका मतलब है ना। लेकिन फिर भी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्साइटेशन हुआ होगा। एफ ब्लॉक में क्या होता है भाई, बोल्ट्जमैन हम लोग, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं इस हिसाब से कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन यहां पर ग्राउंड स्टेट के पास बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, जिनमें 298 केल्विन पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें वेरिएटेड जो 3.4 से 3.6 मिल रहा है ना, इसका मतलब है कि वेरिएशन हो रहा है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, इस वजह से ये वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर मिक्सिंग और लार्ज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इसका आंसर नहीं था। एफ ब्लॉक में ये बात आपको पढ़ाई गई होगी, तो यहां पर सीधा टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और यहां से इसको सॉल्व करना था। अब पार्ट सी में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लेंथेनाइट इज नॉर्मली शार्प एंड वीक इन इंटेंसिटी। नॉर्मली क्या होता है कि वीक इंटेंसिटी होती है और शार्प वैल्यूज आती हैं लेंथेनाइट 3+ आयंस की। However, SM+3 4F5 in
dilute acidic acid solution shows a broad and moderately intense transition at this nanometer. This transition is. तो देखो यहां पर आपका जो क्वेश्चन था वो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना होता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या है. ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल. अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना था तुमको. अगर तुम देखते तो अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो तीन ऑप्शन एक तरीके के हैं. तीन ऑप्शन में यहां पर 6 है वैल्यू, यहां पर भी 6 है वैल्यू, यहां पर भी है 6 है वैल्यू, ठीक है, और यहां पर है 4. तो अगर थोड़ा आइडिया लगाते तो ये तीन में ही कोई होता है. ऐसा ही होता है ना हर बार कि यार सॉल्व करते हैं, अच्छा ये ऊपर इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए तो नीचे वालों की वैल्यू अलग होती है, तो वो उसकी जगह इन तीनों में से ही कोई एक था. ठीक है, ये आइडिया लगाना था. लेकिन चलो कोई नहीं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना कौन बड़ी बात है. उसने लिख ही रखा है 4f5, तो 4f5 अभी जो तुमने किया था फिर से वही करना पड़ेगा. अब इस बार ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7. ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो प्लस लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर माइनस वैल्यू आई थी ना. तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3. ठीक है, तो s की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू निकलेगी 5/2. ठीक है, तो इससे 2s + 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2s + 1 की वैल्यू निकलेगी 6. ठीक है, तो यहां पर हम लोग का जो टर्म सिंबल होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, क्योंकि हम लोग सबसे स्टेबलाइज स्टेट लिखते हैं और उससे रिलेटेड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डायरेक्टली निकाल लेते हैं. तो यहां से आएगा 2s + 1, ठीक है, और यहां पर क्या कहते हैं 2s + 1 और यहां पर जो भी है z या कुछ भी लिखते हैं जो इसको, और यहां पर जो नीचे वैल्यू आती है वो आती है j. ठीक है, l लिख देते हैं, l और j. तो j की वैल्यू आपको निकालनी है पहले तो. ठीक है, तो आपने s की वैल्यू निकाल ली, अब आप l की वैल्यू निकालो. l की वैल्यू क्या होगी, तो देखो +3 और यहां से -1, तो -1 से -1 गया और +5 आया, तो +5, तो +5 में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5. 0 के लिए क्या होता है S P D F G H, तो H आएगा, मतलब 6H, तो यहां से आएगा 6H. और J की वैल्यू ये लेस देन हाफ फिल्ड है तो इसलिए L - S से आएगी. तो यहां पर J की जो वैल्यू आएगी वो आएगी L - S से. ठीक है, तो L की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 5 माइनस S की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, S की वैल्यू है 5/2, तो 5/2, 5 - 5/2 का इसका मतलब क्या हो गया 5/2 ही आ गया. ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 6H 5/2. ये क्या आ गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल. यहां से ट्रांजिशन हुआ होगा, यहां से ट्रांजिशन हुआ होगा. तो इसका मतलब है कि 6H 5/2, देखो तीनों ऑप्शन में 6H 5/2, वही बात जो मैंने बोली थी ना, आप अपना आइडिया लगा के भी कर सकते थे. अब इससे ट्रांजिशन किस में होना है, तो यहां पर आपको लेपोर्टे रूल लगाना होगा, लगेगा. एक तो स्पिन सिलेक्शन होता है कि डेल्टा S की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन जो लेपोर्टे रूल होता है वो क्या कहता है कि जब डेल्टा L की वैल्यू +-1 होती है तब हमें इंटेंस पीक मिलते हैं. क्या मिलते हैं, इंटेंस पीक मिलते हैं. तो यहां पर जो इंटेंस लिखा गया है ना, ये तुमको ये बताना चाहता है कि यहां पर डेल्टा L की वैल्यू +-1 होनी चाहिए. तो H से H में बहुत इंटेंस नहीं, बहुत वीक पीक आएगा, और यहां पर भी H से H में जो पीक आएगा वो इंटेंस नहीं आएगा. यहां से H से G में L की वैल्यू -1 है, तो यहां से क्या होगा, हमें इंटेंस पीक मिलेगा. तो ये क्या है, आपके लेपोर्टे रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था. आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना था. अगर वैसे तुम फंस जाते, तुम सोचते कि पहले मैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालूं, उसके बाद उससे ऊपर वाला जो एक्साइटेड स्टेट है उसको निकालूं और उनके बीच में ट्रांजिशन हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन ये था कि आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल लेना है. उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब डेल्टा L की वैल्यू +-1 होती है तभी हमें इंटेंस पीक मिलते हैं. तो यहां से H से F या फिर H से G में आपका आंसर हो सकता है. F तो वैसे बहुत रेयरली टर्म सिंबल मिलते हैं हम लोगों को. तो ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का था, 70 नंबर पे है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका ये. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास कितने क्वेश्चन थे, देखो एक क्वेश्चन ये था, सीधा सीधा निकालना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट. दूसरे वाले में ये चलो मान लो कुछ लोगों को नहीं पता होगा या कुछ लोगों को पता होगा, तो ये मॉडरेट था. और ये तीसरा वाला भी आप मॉडरेट में ही रख सकते हो, इसको ही मैं मान लो टफ बोल देता हूं.
इसमें मैथ ज्यादा लगानी थी तो इसको मैं क्या कहता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई आपका मॉडरेट था, ये टफ था, ये वाला इजी था ना सबसे पहले। तो अब जिसने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा उसे तो बिल्कुल ही, तो इसलिए 3 क्वेश्चन थे, आप अपने हिसाब से बावेडिया लगा सकते हो। ठीक है, मैंने तो इक्वल इक्वल दे दिया सबको नंबर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, मॉडरेट था, इजी ही बोल दो उसको चाहे तो, पार्ट सी में आया हुआ था। अब देखो ये तो बिल्कुल वहां से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई थी, मतलब आपकी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर देखो याद रखने पड़ते हैं ना, सीरीज जैसे 3D सीरीज पूरी याद है, वैसे ही आपकी जो एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो थपऊ नपऊ करके मैं तो ऐसे करके याद कराता हूँ थोड़ा स्टूडेंट्स को कि थपऊ TH P, ठीक है, थपऊ नपऊ इस तरीके से, थप औ और ये नपऊ इस तरीके से मैं तो याद कराता हूं। तो ये आपको तो याद ही होना चाहिए, ये 90, ठीक है, ये 91, ये 92, ये 93, ठीक है, सॉरी 90, ये 91, ये 92, ये 93, ये 94। तो यहां पर क्या करना था आपको, जिन लोगों को इनके एटॉमिक नंबर याद थे वो थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे क्वेश्चन का, जिनको एटॉमिक नंबर नहीं आते वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, बस यही मेन ट्रिक थी कि आपको पता होना चाहिए 92, 93, 94 ऐसे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये तीनों के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए थे। तो एफ ब्लॉक में भी देखो तुम्हें एटॉमिक नंबर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 92, ये 92, ये 93, ये 94। ठीक है, अब सबसे पहले वाले में देखते हैं जरा ध्यान से कि यूरेनियम से यूरेनियम ही रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ है, आपका जो एटॉमिक मास है वो बढ़ गया, इसका मतलब इसने न्यूट्रॉन कैप्चर किया है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है 0 n 1। तो क्योंकि अगर सिंपली क्वेश्चन हम लोग इनके करते हैं तो क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो भी 2 एलिमेंट्स हैं, और राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सबका एटॉमिक मास का एडिशन लेफ्ट वाले के सबके एटॉमिक मास के एडिशन के बराबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का एडिशन राइट वाले सबके एटॉमिक नंबर के एडिशन के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर अगर 238 है, ठीक है, यूरेनियम है, 92 है, और यहां से अगर आपका 239 यूरेनियम 92 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग माइनस ऊपर तो कर नहीं सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें जिसमें -1x0 ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहा होगा, तो प्लस इसके साथ करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 238 है तो यहां पर एक नंबर ऊपर देना पड़ेगा, तो यहां पे 1, और नीचे तो बढ़ाना नहीं है तो 0। तो देखो 92 में 0, अच्छा मैं वैसे ही लिख देता हूं जैसे एक को लिखा है मैंने, यहां पर 1 and 0। ठीक है, सही से लिख देता हूं, इस साइड से लिखता हूं ना तो सही से लिख देता हूं, उस तरफ से गलत हो जाता है। तो 92 यूरेनियम 238 प्लस 0 and 1 gives यूरेनियम 239 और यहां पर 92। अब ऐड करके देख लो, 92 प्लस 0 92, 238 प्लस 1 239, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन कैप्चर। तो यहां पर न्यूट्रॉन के इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, एक में गामा भी है और एक में यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गामा रिलीज होती है, जब इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करोगे ना तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, लेकिन इस बात का नहीं भी पता था तब भी तुम्हारा आइडिया लग जाता। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से 93 हो जा रहा है और यहां पर NP है और यहां पर 239 ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर -1 बीटा 0 ये रहा होगा। ठीक है, बीटा डीके क्या हुआ है, बीटा डीके। तो ये बीटा डीके हुआ है और 2 बार हुआ है, उसके बाद फिर 93 से 94 चला गया है तो दोबारा फिर से बीटा डीके हुआ है, -1 बीटा 0 और 94 और PU 239 है। तो आंसर क्या होगा, 2 बार बीटा डीके होगा और उस हिसाब से NY आपको पता ही चल गया, तो डी आंसर आपका था। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक तो तुम्हें याद ध्यान रखना होता है वही हाफ लाइफ, और वो तो आपका एक तरीके से काइनेटिक्स हो जाती है पूरी, और जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके कि अल्फा डीके, बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन डी कैप्चर, ये आपका ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपका ये एक ग्राफ है, ये देख सकते हो
कि अल्फा डिके होता है तब क्या होता है, बीटा डिके होता है तब क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, न्यूट्रॉन में तुमको पता ही चल गया, 0 n1 का बम्बार्टमेंट जैसे इसी के नीचे लिख सकते हो ए एक्स जेड प्लस 0 n1, यहां पर जेड एक्स ए प्लस 1, और यहां पर आप क्या लिखोगे, गामा रे निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना हो, ध्यान रखना होता है, इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। तो ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ था आपका, बेसिक जो पॉइंट पता होना चाहिए वही 4 नंबर का आपके सामने आया था। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या,